एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म हो गया आप लोगों को। उसके बाद इसमें अगला चैप्टर है आपका साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी जैसे कि मान के चलते हैं कि ABC 3 साझेदार एक व्यवसाय में कार्य कर रहे थे एक साथ। किसी कारणवश C का इच्छा हो गया कि हम इस व्यवसाय में ना रहें, इस व्यवसाय को छोड़ दें। आया बात समझ में? मतलब रिटायरमेंट का मतलब व्यवसाय से अपना संबंध को त्याग देना, अपना संबंध छोड़ देना व्यवसाय से। मतलब कोई भी साझेदार जो व्यवसाय में पहले से कार्यरत थे, किन्हीं भी कारणों से अगर वो साझेदार व्यवसाय को छोड़ के व्यवसाय से अलग हो जाता है तो इस साझेदार का व्यवसाय से अलग होना ही साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है। समझ में आ रहा? अब साझेदार जो है वो व्यवसाय को क्यों छोड़ेगा? उसका कोई भी कारण हो सकता है। चाहे उस साझेदार की शारीरिक अवस्था ढल गई हो, जैसे 60-65 वर्ष हो गया हो, अब वो अपना शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, तो वो चाहता है कि अब हम व्यवसाय को क्या करें, छोड़ दें। या उसकी अपनी अलग मानसिकता हो गई हो कि मैं अब अपना व्यवसाय क्या करूंगा तो अलग करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस साझेदार के कारण व्यवसाय में ज्यादा आदमी आता था, बिजनेस ज़्यादा चलता था, कस्टमर से उसका खास संबंध है, तो वो चाहता है कि मैं अगर अपना व्यवसाय अलग कर लूँ तो सारे कस्टमर मेरे पास आएंगे। उसके मन में भी तो ये लोभ हो सकता है। तो मतलब यदि वो अपना अलग इच्छा बना ली हो कि मैं अपना अलग व्यवसाय करूंगा, या उसकी शारीरिक अवस्था डल गई हो, या किसी भी कारण से, दुनिया में आदमी के जिंदगी जीवन में बहुत सारा समस्या हो सकता है, किसी भी कारण से अगर वो साझेदार अपने व्यवसाय को छोड़ देता है, व्यवसाय से अलग हो जाता है, व्यवसाय से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, तो साझेदार का व्यवसाय से अलग होना ही साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है। समझ में आ रहा बात? अब आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा, अगर वो आपको आता रहेगा तो फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ज्यादा कोई समस्या नहीं है। बस एक बात का अंतर है, एक दो बात ऐसा ध्यान रखना है कि जब नया साझेदार व्यवसाय में आता है तो अपने हिस्सा का पूंजी लेके आता है ना। और जो साझेदार व्यवसाय से रिटायर करेगा, व्यवसाय छोड़ के जाएगा, तो उसका अपने हिस्सा का जो पूंजी होगा वो पूंजी लेके जाएगा। आ रहा बात समझ में? दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, तो फिर आसानी से आपका हर चीज बना सकते हैं इसमें। तो नया साझेदार आता है तो अपना पूंजी लेके आता है, जो साझेदार रिटायर करेगा वो अपना पूंजी लेके जाएगा। दूसरी बात, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने ये बात देखा कि पुराने बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व रहता था, रिजर्व फंड PL अकाउंट, एसेट साइड में गुडविल या PL अकाउंट। ये आइटम सब कौन बांटता था? पुराने साझेदार बांटता था। चूंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज साझेदार आया तो आज से पहले वाला जो कुछ भी हो, फायदा या घाटा, उसमें सिर्फ पुराने साझेदार का हिस्सा होता था। लेकिन जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा, जो साझेदार आज रिटायर करेगा, वो रिटायर वाला भी तो पुराना ही साझेदार था ना। तो जब रिटायरमेंट के समय में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, या बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व फंड या किसी भी प्रकार का विभाजित करने योग्य फंड हो, या एसेट साइड में गुडविल या PL हो, तो उसको पुराने साझेदार बांटते हैं। तो जो साझेदार रिटायर किया वो भी तो पुराना ही है। इसका मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो कुछ बांटने योग्य आइटम होगा, उसमें जो बचा हुआ साझेदार है उसका भी हिस्सा होगा, और जो रिटायर कर रहा है उसका भी हिस्सा होगा। ये बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत इस बात को समझने में? तीसरी बात क्या है कि अब जैसे नया साझेदार प्रवेश करता था तो नए साझेदार को लाभ में हिस्सा मिलता था, तो पुराना साझेदार अपना हिस्सा कुछ त्याग करता था नए साझेदार को, तब नया साझेदार को लाभ में हिस्सा मिलता था। और इसके लिए
नया साझेदार पूंजी के अतिरिक्त गुडविल लाता था, यानी प्रीमियम लाता था ना। ठीक उसका उल्टा बात इसमें हो जाएगा कि जब कोई साझेदार रिटायर करेगा तो रिटायर करने समय वो अपना लाभ का हिस्सा व्यवसाय में छोड़ के जा रहा है। जो साझेदार रिटायर कर रहा है, अब आज के बाद तो उसको लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो जब उसको लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो अपना लाभ का हिस्सा त्याग करके जा रहा है। किसके पक्ष में? जो साझेदार बचा हुआ है, जो साझेदार बचा हुआ है उसके पक्ष में त्याग कर रहा है। जो रिटायर कर रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ रहा है और वो रिटायर करके व्यवसाय से जा रहा है। तो उसको, जो साझेदार रिटायर कर रहा है, उसको गुडविल में हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो उसको जो गुडविल में हिस्सा मिलेगा उसको कौन देगा? देखिए, अब यहाँ पर जो रिटायर कर रहा है उसको गुडविल में हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? तो वो अपना लाभ का हिस्सा छोड़ के जा रहा है। आज से पहले जो व्यवसाय ने बहुत ज्यादा नाम कमाया, उसके कारण जो लाभ हो रहा है उस लाभ में उसको हिस्सा मिल रहा था। अब आज वो लाभ का हिस्सा छोड़ के जा रहा है। वो लाभ का हिस्सा कौन लेगा? जो बचा हुआ साझेदार है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वही लेगा। तो उसको गुडविल में हिस्सा मिलना चाहिए। उसको गुडविल में हिस्सा कौन देगा? तो जो बचा हुआ है वो देगा, और वो उसको देगा, बचा हुआ साझेदार रिटायरिंग वाला को देगा। तो किस अनुपात में देगा? तो यहां पर होगा कि वो प्राप्ति अनुपात में देगा। क्यों? तो जो रिटायर कर रहा है वो तो अपना हिस्सा त्याग करके जा रहा है, और जो बचा हुआ हिस्सेदार है वो उसके द्वारा त्याग किया गया हिस्सा जो बचा हुआ है वो प्राप्त करता है। तो जिस अनुपात में वो प्राप्त करेगा उस अनुपात में लाभ, मतलब गुडविल में जो हिस्सा होगा वो उसको देगा। तो इसके लिए जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता था। नया साझेदार जो प्रीमियम लाता था उसको पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांट कर लेता था। क्यों? तो वो अपना कुछ हिस्सा त्याग कर रहा है नए के पक्ष में, तो उसके द्वारा लाई गई ख्याति को प्राप्त करता था। अब जो रिटायर कर रहा है उसको गुडविल में हिस्सा देगा, तो जो बचा हुआ है वही देगा। तो वो किस अनुपात में देगा? तो उसका हिस्सा जिस अनुपात में प्राप्त करता है उसी अनुपात में देगा। इसीलिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के संबंध में, जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो तो वहां पर गेनिंग रेशियो निकालना क्या है? कंपलसरी है। क्यों? तो जो साझेदार रिटायर किया उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, देगा कौन? जो बचा हुआ है, और वो जो बचा हुआ है वो देगा। तो किस अनुपात में देगा? तो उसका हिस्सा जिस अनुपात में प्राप्त करता है उसी अनुपात में देगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में वो सारा बात होगा जो सारा बात आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर के संबंध में समझते थे। किसके संबंध में? ओल्ड पार्टनर के संबंध में जो बात समझते थे, जो चीज में ओल्ड पार्टनर को हिस्सा मिलता था सारा चीज इसमें भी होगा। तो इसमें सब साझेदार को मिलेगा, क्योंकि सब साझेदार पुराना वाला था। पुरनके वाला में से ना एगो छोड़ के जा रहा है। तो आज से पहले जो रिटायर कर रहा है उसको हर एक आइटम में हिस्सा मिलेगा जो आइटम उसके रिटायर होने से पहले था। आया बात समझ में? बस इसमें एक बात खाली अंतर हो जाएगा कि नया साझेदार में साझेदार प्रीमियम लेके आता था, इसमें उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा। ठीक है? एगो नया वाला आता था, इसमें पुराना वाला जाता है। नया वाला गुडविल लेके आता था, पुराना वाला अपना गुडविल लेके जाएगा, गुडविल में हिस्सा। जो पुराना साझेदार था वो त्याग अनुपात में बांट कर लेता था, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो बचा हुआ साझेदार है वो प्राप्ति अनुपात में बांट कर देगा। बस यही बात का एगो आपको ज्यादा समझना है। समझ में आ रहा बात? उसके बाद इसमें और क्या होगा? तो जो साझेदार रिटायर कर रहा है, जो साझेदार रिटायर कर रहा है वो एकाएक रिटायर नहीं कर लेगा। ये बात भी ध्यान रखना है। एकाएक किस लिए रिटायर नहीं होगा? तो अब जो साझेदार रिटायर होकर आज व्यवसाय छोड़ेगा तो उसको जो लाभ में या पूंजी में या जो भी उसको हिस्सा मिलने वाला राशि है वो मिलने वाला राशि उसको दिया जाएगा। और उसको दिया जाएगा जब वो एकाएक कभी व्यवसाय को छोड़ देगा
तो फिर उसको जो हिस्सा मिलने वाला है वो हिस्सा उसको कैसे मिलेगा? व्यवसाय में हमेशा रुपया पैसा का स्थिति ठीक रहेगा ऐसा जरूरी है? रुपया से कोई चीज संपत्ति भी तो खरीदा जा सकता है, तो लेकिन भुगतान तो रुपये में होगा, कैश में पेमेंट होगा उसको। अब कैश में पेमेंट होगा, उसके लिए हमेशा कैश हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई साझेदार रिटायर करेगा तो अपने व्यवसाय में, अपने फर्म में जो पहले से साझेदार हैं उनके सहयोगी, ठीक है, उस साझेदार को 6 महीना पहले उचित नोटिस देंगे कि मैं 6 महीना के बाद फलाने तारीख को मैं रिटायर करना चाहता हूं, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था किया जाए। तो वो जब 6 महीना बाद रिटायर करेगा तो 6 महीना का टाइम मिल गया व्यवस्था करने के लिए, आया बात समझ में। और उस 6 महीना के पीरियड में सारा वो व्यवस्था कर लिया जाएगा। जो कोई साझेदार रिटायर करेगा तो उसको जो राशि दी जाएगी उसका व्यवस्था हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना का समय पर्याप्त है व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ आता है बात कि जब साझेदार का अवकाश ग्रहण होगा तो किन किन चीजों की गणना करने की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, पहला नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कोई साझेदार रिटायर करेगा, मान लीजिए कुछ कीड़ा उड़ रहा है, बहुत बड़ा मच्छर है, हो सकता है इसी टाइप का मच्छर रहता है बीमारी फैलाने वाला। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात से 3 गो साझेदार है, 3:1 अनुपात में लाभ बांटता है। अब मान लीजिए ये सी रिटायर कर गया, तो क्या करेंगे, इसका ऐसे काट देंगे, ए बी का लिख देंगे 3:2, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, तो उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि हम नया अनुपात ज्ञात करें। करना यही है, होगा यही, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एग्रीमेंट में हम काट देंगे ऐसा और जो है सो 3:2 छोड़ देंगे। उसके लिए फिर से, चूंकि पुनर्गठन हो रहा है ना, तो नया समझौता तो बनाना ही पड़ेगा, नया समझौता बनाना ही पड़ेगा। पुराना साझेदारी समझौता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसमें ऐसे करके नहीं काट देंगे, ये बात ध्यान रखना है। सवाल को बनाते समय हम लोग ऐसे ही काटेंगे, लेकिन एग्रीमेंट में फिर से बनाकर लिखना पड़ेगा कि ए बी का अनुपात क्या हो। अगर ज्यादा कुछ बात न दिया गया हो, जैसे आप लोग को देखिए एडमिशन और पार्टनर में नहीं बताते थे कि नया अनुपात जब नहीं रहता है तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होता है, बताए थे ना। इसमें भी ये बात होगा, अगर नया अनुपात न दिया गया हो, जैसे एबीसी साझेदार है, ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा, ध्यान रखिएगा। एबीसी साझेदार है, सी रिटायर कर गया, तो ए बी का नया अनुपात क्या होगा, ऐसे ही काट देंगे, सी का काट देंगे, ए बी का नया अनुपात 3:2 हो गया आंसर, हाँ हो गया। लेकिन एग्रीमेंट में ऐसे काट के नहीं छोड़ेंगे, एग्रीमेंट साफ सुथरा होना चाहिए। अगर बात दिया हुआ है कि जो साझेदार रिटायर हुआ उसका हिस्सा बचे हुए साझेदार कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, अगर वो बात दिया हुआ है तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, नया जो साझेदार रिटायर हो रहा है उसके लाभ के हिस्सा शेष बचे हुए साझेदार कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे बांटेंगे, नया अनुपात क्या होगा, अगर ऐसा कोई बात नहीं दिया हुआ है तो ध्यान रखिए कि अगर नया अनुपात ना हो तो पुराना अनुपात ही नया अनुपात भी होता है और प्राप्ति अनुपात भी होता है, नया अनुपात भी होता है और प्राप्ति अनुपात भी होता है। मतलब इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि एबीसी साझेदार है, एबीसी साझेदार है, 3:1 अनुपात में लाभ बांटते हैं। ए रिटायर कर गया, तो बीसी का नया अनुपात क्या होगा, तो 2:1। बीसी का प्राप्ति अनुपात क्या होगा, तो 2:1। कहेगा कि बी रिटायर कर गया तो एसी का नया अनुपात क्या होगा, 3:1। दो वाला भाई साहब क्या हो जाएंगे, पार।
ए और सी का प्राप्ति अनुपात क्या होगा? तो 3:1। 80 रिटायर करेगा तो ए बी का नया अनुपात 3:2 और प्राप्ति अनुपात भी 3:2। तो ये आपको अगर नहीं दिया रहेगा तो ऐसे ही काम करेंगे। समझ में आया बात? चलिए, तो एक काम ये चीज हो गया। दूसरा काम होगा प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना। प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना। तो प्राप्ति अनुपात क्यों ज्ञात किया जाता है? गुडविल में हिस्सा देने के लिए। जो साझेदार बचा हुआ है वो अपना गुडविल में हिस्सा जो रिटायर किया उसको देगा ना, कि नहीं देगा? और जब उसको देगा तो किस अनुपात में देगा? प्राप्ति अनुपात में। इसीलिए प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही हो सकता है कि त्याग अनुपात की गणना किस परिस्थिति में करना पड़ता है? जब साझेदार का प्रवेश हो। वैसा ही कहेगा प्राप्ति अनुपात कब ज्ञात किया जाता है? तो जिस अवस्था, मतलब किस अवस्था में होता है? तो जब पुराने साझेदार का रिटायरमेंट हो, अवकाश हो। और मृत्यु, रिटायरमेंट और मृत्यु लगभग सेम है, ये बात ध्यान रखना है। इसी के बाद हम आपको डेथ भी पढ़ाएंगे, साझेदार का मृत्यु। तो रिटायरमेंट और मृत्यु में सिर्फ एक बात का अंतर है कि रिटायरमेंट में साझेदार सिर्फ व्यवसाय को छोड़ता है और मृत्यु में साझेदार दुनिया छोड़ता है। आया बात समझ में? जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में साझेदार जो रिटायर किया उसको जितना जो हिस्सा मिलने वाला है सब उसको मिलता है ना। तो उसमें भी, मृत्यु वाले में भी, जब साझेदार का मृत्यु होगा तो ये वाला सारा काम उसमें होगा। बस उसमें मृत्यु के स्थिति में मरने वाला साझेदार खुद अपने रुपया लेने के लिए नहीं रहता है, उसका उत्तराधिकारी लेता है। जो उसका नॉमिनी होता है वो लेता है। आया बात समझ में? सिर्फ यही बात का अंतर है और कोई बात का अंतर नहीं। रिटायरमेंट और डेथ लगभग सेम है। आया बात समझ में? तो ध्यान रखना है इस बात को। तो साझेदार के मृत्यु के समय में भी प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता खोलना। पुनर्मूल्यांकन खाता खोलना मतलब जैसा एडमिशन ऑफ पार्टनर में खोलते थे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें भी आपको खोलना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस होता था उसको पुराना साझेदार बांटता था, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में पुराने सब साझेदार बांटेगा। जो मरा वो भी तो पुराना ही था, जो रिटायर किया वो भी तो पुराना ही था, और जो बचा हुआ है वो भी पुराना ही है। तो इसमें क्या होगा? सभी साझेदार लेंगे। कौन लेगा? सभी साझेदार लेगा। जो बचा हुआ है वो भी, और जो पार हो गया वो भी। समझ गया? उसके बाद हो गया। उसके बाद इसमें आपको पूंजी खाता खोलना है। पूंजी खाता खोलना है, जो रिटायर किया उसका भी और जो बचा हुआ है उसका भी। उसके बाद ख्याति का यदि मूल्यांकन हो तो समायोजन करना है, और नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो मूल्यांकन भी करना है और समायोजन भी करना है। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, बात पर ध्यान दीजिए। ख्याति का मूल्यांकन और समायोजन में जब सवाल बनाएंगे तब ज्यादा और बात फोकस क्लियर होते जाएगा आपका। एडमिशन में पार्टनर में नया साझेदार प्रवेश करता है तो वो प्रीमियम नगद में मिल जाता है, आता है नगद में। लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में जो साझेदार रिटायर करेगा या मरेगा उसको जो गुडविल में हिस्सा मिलेगा वो कभी भी नगद में नहीं दी जाती है। नगद में नहीं दी जाती है, वो उसके पूंजी खाता में जोड़ दिया जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? पूंजी खाता में जोड़ा जाता है। तो बात पर ये एंट्री अभी दिमाग में नोट कर लीजिए कि जब उसको नगद में नहीं दिया जाता है तो गुडविल का एंट्री होगा ही नहीं। गुडविल का एंट्री होगा ही नहीं। मतलब जैसे कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम करते थे ना, वो वाला बात इसमें प्रीमियम शब्द का चर्चा नहीं होगा, ना ही उस बात के लिए गुडविल शब्द का चर्चा होगा। होगा कैसे? तो ध्यान से देखिए। जैसे उसमें क्या करते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे ना। मतलब नए साझेदार का पूंजी खाता को कम कर देते थे
और जो पुराना साझेदार था उसका पूंजी खाता क्या करते थे, बढ़ा देते थे। इसमें क्या होगा, जो रिटायर करके जा रहा है उसका पूंजी खाता बढ़ेगा और जो बचा हुआ है उसका पूंजी खाता क्या होगा, घटेगा। यानी गुडविल का राशि जो होगा वो गेनिंग रेशियो में बांटकर बचे हुए साझेदार का पूंजी खाता घटेगा और जो रिटायर कर रहा है उसका पूंजी खाता बढ़ेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग या टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आएगा? तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद अगर सवाल में कहेगा कि पूंजी का समायोजन कीजिए, पूंजी का समायोजन कीजिए, तो वो वाला काम भी आपको इसमें करना है। तो जनरली इससे ज्यादा बात आपको नहीं मिलेगा, या कभी आगे रह सकता है कि जीवन बीमा पॉलिसी वाली बात रहेगी, जीवन बीमा पॉलिसी वाली बात। पॉलिसी मतलब अब ये व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकता है और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकता है। जब सवाल बनाएंगे उस समय में ये सब बात आपको ज्यादा क्लियर होते चले। मतलब इतना सारा बात। तो नया अनुपात कैसे निकाला जाता है देखिए, जानते करते हैं, इससे पिछले चैप्टर में भी देखे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट में कैसे होगा वो जब इसका प्रैक्टिकल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्राप्ति अनुपात, आप ये पहले से जानते हैं कि नया अनुपात में से पुराना अनुपात घटाते हैं तो प्राप्ति अनुपात ज्ञात होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता आप पहले से परिचित हैं, पिछले 2 चैप्टर में आपने पढ़ा है। चेंज इन रेशियो में भी देखा और एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी देखा और इसमें भी देखेंगे और अगले मृत्यु में भी देखेंगे कि जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी वृद्धि होता है, इसका चर्चा इसमें होता है। तो ये सब थ्योरी अभी बताने की जरूरत नहीं है, पहले से परिचित है। पूंजी खाता कैसे खोला जाता है, पार्टनरशिप के पहलू चैप्टर से ही हम लोग कंटिन्यू बनाते आ रहे हैं। ख्याति का मूल्यांकन समायोजन, ख्याति का मूल्यांकन कैसे होता है गुडविल चैप्टर में पढ़े हैं, और समायोजन कैसे होता है वो एडमिशन में भी देखे और रिटायरमेंट में भी देखेंगे आगे जब सवाल बनाएंगे। तो पूंजी खाता का समायोजन एडमिशन और पार्टनर में देखे थे ना। मतलब नया साझेदार लाया तो पुराना का समायोजन, या नया नहीं लाया है पुराने के आधार पर नया लाएगा तो समायोजन। तो इसमें भी आपको उसी टाइप से बात रहेगा कि जब फला कोई साझेदार रिटायर कर जाएगा तो शेष फर्म का पूंजी फला रुपया होना चाहिए, 2 लाख 3 लाख 5 लाख कुछ दे देगा, तो उसको नया अनुपात में बांट लेंगे, उतना रुपया उसका सीडी होना चाहिए, ट्रू बैलेंस सीडी। और तब अगर उसको उतना लेवल पर लाने के लिए निकालना भी पड़ सकता है, लाना भी पड़ सकता है। तो ये सब जब सवाल हम लोग बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर समझने के लिए इतना बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना को आप थ्योरी आप लोगों को दे ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है नोट करने की। बाकी रहने देते हैं आज, ठीक है। धन्यवाद।